स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। क्या एलिफेंट ड्रैगन के साथ डांस कर सकता है? सवाल यह है। ड्रैगन के पास आग भी है, विशालकाय शरीर भी है और एलिफेंट एक अपनी कम्युनिटी लिविंग के साथ जीता रहता है। सवाल ये तब उठता है जब हम मिलिट्रीज को कंपेयर करते हैं, इकोनॉमीज को कंपेयर करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को कंपेयर करते हैं। किसकी डिफेंस टैक्टिक्स बेटर है? क्या चाइना की बेटर है या इंडिया की बेटर है? जी हां, नंबर्स, आंकड़े और मैट्रिक्स ये बताएंगे जरूर कि चाइना के पास टैंक्स बहुत ज्यादा है, एयरक्राफ्ट्स बहुत ज्यादा है और मिलिट्री पर्सनल्स भी बहुत ज्यादा है। और बियॉन्ड नंबर्स जब इसकी एनालिसिस की जाती है, क्या वो वॉर टेस्टेड है? क्या उनकी प्रैक्टिस एक्चुअल ग्राउंड्स पे है या सिर्फ मॉक ड्रिल्स ही करते रह गए हैं? और इंडिया की कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी के तहत हमें यह समझ में आता है कि इंडिया इज फार मोर सुपीरियर मिलिट्री वाइज व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैटेजिक थ्रेट्स। द ट्रूथ बियॉन्ड नंबर्स, इंडिया वर्सेस चाइना मिलिट्री कंपैरिजन। इस कंपैरिजन को डिटेल में एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से जो राइवलरीज थी इंडिया और चाइना की वो चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। सो व्हाई इंडिया वर्सेस चाइना इज द यूनिक राइवलरी? क्योंकि यूनिक राइवलरी अपनी ज्योग्राफी की वजह से है। ये हिस्सा भारत का है, यहां पर कश्मीर दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय पाकिस्तान राइट नाउ। भारत बहुत जल्दी इस हिस्से को लेने वाला है। यहां पर है चाइना। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहां पर एक जगह है जिसको हम कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर, और ये ग्लेशियर्स चाइना ने उठाकर पाकिस्तान ने उठा करके चाइना को दे दिया, तोहफे में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया, और चाइना अपना प्रेजेंस यहां पे बना के रखता है। तो आप देखेंगे यहां पे पाकिस्तान और चाइना के साथ दोहरा खतरा भारत के लिए बना रहता है। वेन एवर पीपल कंपेयर इंडिया एंड चाइना दे कोट नंबर्स, मेट्रिक्स, कि कितने स्टील्थ फाइटर जेट्स है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है चाइना के पास, कौन सी तकनीक है। बट मिलिट्री पावर इज नेवर अबाउट नंबर्स। सिर्फ साइज में बड़े होने से नहीं होता है, उसके अंदर एबिलिटी कितनी ज्यादा है। गन चलाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है या कौन सा औजार है आपके पास, कौन सी गन है वो इंपॉर्टेंट है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शौर्य ज्यादा जरूरी है या फिर सिर्फ हथियार जरूरी है? तो इंडिया ने अपना शौर्य, अपना मिलिट्री डोमिनेंस प्रूव किया है। द ज्योग्राफी, हमारी ज्योग्राफी कोई खास डिफाइंड नहीं है। ब्रोकन लाइंस आप देखेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अक्साई चिन रीजन, पैंगोंग सो लेक, वहां पर गालवान चुशुल, जहां पर हमारी छोटी छोटी लड़ाइयां चलती रहती, मैं उसका भी जिक्र करूंगा आपसे। नो डिफाइंड बॉर्डर, 2 न्यूक्लियर पावर्स विथ नो डिजायर फॉर फुल स्केल वॉर। तो फुल स्केल वॉर नहीं होने वाला है, लेकिन कन्वेंशनल वॉर डेफिनेटली चलता है, वॉर ऑफ नैरेटिव्स डेफिनेटली चलता है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक डोमिनेंस का वॉरफेयर है। उसमें इंडिया क्या आगे बढ़ पा रहा है, बढ़त ले पा रहा है चाइना से? दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्लैशबैक में चलते हैं 1962। एक लेसन लर्न किया इंडिया ने। चाइना के साथ वॉर हो रहा था और हमें समझ में आता है कि हम उस वॉर में हमें समस्याएं क्यों आई, क्योंकि पुअर इंटेलिजेंस शेयरिंग थी। हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि अगर ठीक है, अगर वॉर चाइना लड़ता है तो हम जीत जाएंगे, लेकिन हमें अपनी प्रॉब्लम्स भी समझ में आई। इंपॉर्टेंट ये है कि आज की डेट में क्या हम उन प्रॉब्लम्स को सही कर पाए हैं या नहीं। नो विंटर गियर, हमारे सोल्जर्स के पास विंटर गियर नहीं थे, और जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस ठंड का सामना करने के लिए हमारे सोल्जर्स तैयार नहीं थे। नो हाई एल्टीट्यूड रोड्स, तो बेल्ट एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वो सड़क, वो पुल, वो ब्रिजेस बनाए। वहां पे ऐसे कैंप्स बनाए गए हैं जहां पे 0 डिग्री सेल्सियस से कई गुना नीचे, -10, -25 डिग्री सेल्सियस तक फ्रोजन बर्फ रहती है। वहां पर भी हमारे सोल्जर्स तैनात हैं, उनको वो गियर्स प्रोवाइड किए हमने ताकि हम इस हाई एल्टीट्यूड की रक्षा कर सके। व्हाई दिस मैटर्स टुडे? बिकॉज इंडियाज एंटायर माउंटेन स्ट्रैटेजी पोस्ट 1962 चेंज्ड। हमने क्या किया? माउंटेन डिविजन्स बनाए हमने, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे लद्दाख का रीजन हो, हमने वहां पे माउंटेन डिविजन्स बनाए। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए अलग से ट्रेनिंग वाले स्कूल्स बनाए। देहरादून में उनकी ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हमने कि उनको ट्रेन किया जाता है, स्पेशली आर्मी से रिक्रूट करके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से रिक्रूट करके। परमानेंट फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, एक इंडिया ने क्या किया कि विंटर्स में भी हमारे सैनिक नीचे नहीं आएंगे, विंटर्स में भी एक परमानेंट डिप्लॉयमेंट रहेगा उस एरिया में। एयरफील्ड्स लाइक दौलत बेग ओल्डी रीओपेंड। दौलत बेग ओल्डी को हमने फिर से एयरफील्ड को रीओपन किया, क्योंकि अगर कोई स्ट्राइक होती है तो जवाबी कार्रवाई में भारत पीछे न रहे, उसका एयरपोर्ट हमेशा ओपन रहे। 1962 वाज अ डिफीट, यस,
but it became India's military rebirth and Galwan proved it. हुआ, हमारे लिए एक डिफीट थी, हम एक्सेप्ट किए, लेकिन आज इंडिया और चाइना का कंपैरिजन किया जाए 1962 के बाद, इतने सालों के बाद, तो कहां स्टैंड करता है इंडिया, ये हम समझते हैं. गालवान 2020 में इंडिया शोड अ न्यू मिलिट्री पॉस्चर. क्या था वो न्यू मिलिट्री पॉस्चर? गालवान में क्या हुआ कि ये सैनिक आपको जो दिख रहे होंगे दोनों तरफ से लड़ तो रहे थे, लेकिन बिना किसी आर्म्स एंड एमिनेशन के लड़ रहे थे. वो गन से फायरिंग नहीं कर रहे थे, वो तोप नहीं चला रहे थे, वो शेलिंग नहीं कर रहे थे. इट वॉज ओनली अ फाइट विद देयर ओन हैंड्स. ठीक है, क्योंकि हम कन्वेंशनल वॉर में वॉर को एस्केलेट नहीं करना चाहते थे. चाइना भी जानता था कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, अगर वो यहां पे वॉर एस्केलेट करेगी, और चाइना को पता था 2020 में है ये बात, और इंडिया इज प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर विद चाइना. इंडिया शोड जीरो टॉलरेंस फॉर सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी that is used by them to enter India. सलामी स्लाइसिंग का मतलब होता है कि पतली पतली स्लाइसेस, पतली पतली पट्टियों पे वो अपना कब्जा जमाते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके अंदर आते जाते हैं, और अंदर आने के बाद फिर वहां पे अपने फ्लैग पोस्ट लगा देंगे, कुछ कैंप्स बना देंगे, एंड अपने मैप में डिक्लेयर कर देंगे कि वो चाइनीज टेरिटरी है. इस सलामी स्लाइसिंग के अगेंस्ट इंडिया ने कहा जीरो टॉलरेंस, अब हम ये नहीं मानेंगे आपकी, दिस इज आवर लैंड, आवर बाउंड्री, और ये जो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हैं इसको हटाने की बात की जाती है. इंडिया रिस्पॉन्डेड विद ऑपरेशन स्नो लेपर्ड. स्नो लेपर्ड को हम बचाने के लिए बहुत सारा काम भी करते हैं, और वहां पे बहुत लद्दाख रीजन में पाए भी जाते हैं स्नो लेपर्ड्स, ऑक्यूपाइंग की हाइट्स ऑन कैलाश रेंज. कैलाश रेंज जो माउंटेन है वहां पर हमने अपना झंडा लहराया और हमने बताया कि हमारा शौर्य है, वी हैव दैट फाइट इन अस. एंड यहां पर चाइना को एक मोरल डिफीट मिलती है, बिकॉज वॉर तो फुल फ्लेजेड नहीं था ये. गालवान वॉज द फर्स्ट डेडली क्लैश इन 45 ईयर्स. नो गन्स फायर्ड बट हैंड टू हैंड कॉम्बैट, स्टोन्स, मेटल्स, रॉड्स, इतना ही यूज किया गया. हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, और वहां पे वी स्टूड फास्ट. अगर आर्मी का कंपैरिजन करें नंबर्स वर्सेस डिप्लॉयमेंट, चाइना का ज्यादा है. 2 million एक्टिव पर्सनल्स, 9,000 टैंक्स एंड लार्ज आर्टिलरी इन्वेंट्री. बहुत ज्यादा आर्टिलरीज हैं उनके पास, एमिनिशंस हैं. इंडिया के पास महज 1.4 million एक्टिव पर्सनल्स हैं, 5,500 टैंक्स हैं, लगभग आधे चाइना के. हैवी माउंटेन इन्फेंट्री फोकस है. हमने स्ट्रैटेजिकली फोकस किया कि माउंटेन टेरेन में, डिफिकल्ट टेरेन में किस तरीके से वॉर को कंटिन्यू किया जाएगा. इंडियाज लॉजिस्टिक्स एट हाई एल्टीट्यूड्स आर बैटल टेस्टेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बैटल टेस्टेड. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने इसको टेस्ट किया, अपने वॉर इक्विपमेंट्स को टेस्ट किया, एंड दे वर वर्किंग परफेक्ट. रियल वॉर चाइना ने कब लड़ा है आखिरी? चाइना ने सिर्फ बनाया है और बेचने की कोशिश की है. वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बना सकते हैं, क्या उनके सैनिक तैयार हैं, क्या उनके पायलट तैयार हैं एक्चुअल वॉर लड़ने के लिए? ये अभी चाइना को भी नहीं पता है. Are battle tested for decades. China's deployments began only after 2020 on this scale. तो चाइना भी इस बात को समझ पाया कि हमें भी एक हैवी डिप्लॉयमेंट की जरूरत है, तो अक्साई चिन रीजन और इस रीजन में अपनी एक डिप्लॉयमेंट शुरू कर रहा है. तो वो ट्रेड के लिए बहुत प्रमोट करते हैं. इंडिया ने अपने पर्सनल्स को रेडी कर लिया है कि कभी भी अगर फुल फ्लेजेड वॉर होगा चाइना के साथ, तो इंडिया उसको जीत के दिखाएगा, बिकॉज बोथ द स्टेट्स आर न्यूक्लियर स्टेट्स. हु इज स्ट्रॉन्गर? China may have more tanks, jets, missiles and ships. Definitely. We are not denying this fact. But India has something far more important. वो important है experience. वो important है real time experience. Altitude advantage. जो height का advantage है वहां पे हमने deployment कर लिया है. और वहां पर हमने ऐसा डिप्लॉयमेंट किया है जो परमानेंट है, टेम्परेरी, यानी कि हमें नीचे से ग्राउंड से फोर्सेस को मूव नहीं करना पड़ेगा ऊपर. ऑन द स्पॉट द फाइट कैन हैपन. ग्लोबल नेटवर्क ऑफ पार्टनरशिप्स. यस, इंडिया एक ऐसा देश है, एकमात्र ऐसा देश है जिसके ईस्टर्न और वेस्टर्न खेमे, अगर मैं वेस्टर्न खेमे की बात कहूं तो आप क्वाड से मतलब समझिएगा. क्वाड में चाहे आप ईस्टर्न में कहेंगे इंडिया रिलेशंस विथ रशिया, विथ ईरान, विथ चाइना, बहुत अच्छे रिलेशंस है. साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस है. And the political will to defend every inch. Now India is ready to defend for its टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो, चाहे वो चाइना की तरफ से हो, चाहे वो अरुणाचल वाले एरिया से हो, चाहे वो गालवान वाले एरिया से हो, चाहे वो चिकन स्नैक कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से हो. द न्यूज दैट टर्न्ड हेड्स. ये बातें क्यों हो रही हैं? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं आपको. न्यूज आई जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से इसको एनालाइज किया गया.
यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स की जो टोटल वैल्यू निकल के आती है वो 242, बेसिकली ये इंडिसेस हैं जिसके ऊपर हम इवैल्यूएट करते हैं कंट्रीज को। रशियन एयरफोर्स टीवीआर वाज 114.2, इंडियन एयरफोर्स टीवीआर वाज 69.4 और वहीं पर चाइनीज एयरफोर्स का टीवीआर था ओनली 63.8। आप यहां पे कंपैरिजन डायरेक्टली देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की रेटिंग बेटर थी इन कंपैरिजन टू चाइना। और मॉडर्न डे वॉरफेयर एक मल्टी डोमेन वॉरफेयर बन चुका है, यानी कि यहां पे एयर डोमिनेंस फॉर श्योर चाहिए, उसकी इंटेलिजेंस शेयर होगी आर्मी के साथ, नेवी के साथ। सो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड एल्गोरिथम्स विद सेंसर्स एंड रडार्स ये फाइट की जाएगी। इंडिया सरपासेस चाइना टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट पावरफुल एयर फोर्स आफ्टर यूएस एंड रशिया। दिस इज अ बिग थिंग, दिस इज रियली अ बिग थिंग। अगर आप रेटिंग देखेंगे, विथ फॉर्मिडेबल फाइटर्स like Rafale, Sukhoi 30 MKI, Tejas and a strong focus on indigenous production। आज से आने वाले 10 साल में आपने पता है टारगेट सेट किया है कि हम तेजस को न सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तेजस का एक्सपोर्ट भी करेंगे तेजस, और तेजस को अपग्रेड भी करेंगे हम टुवर्ड्स 5G टेक्नोलॉजी। मेक इन इंडिया, IAF continues to strengthen its position as a global air power। तो अब हम ग्लोबल एयर पावर बनाने जा रहे हैं इंडिया को। इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इज ऑफिशियली रैंक्ड अहेड ऑफ चाइना। सो दिस इज व्हाट चाइना भी परेशान है देख करके कि क्या इंडियन एयरफोर्स इतनी कैपेबल है कि वो चाइना से भी आगे रेटिंग मिल गई है उसको, बिकॉज इंडिया ने टाइम एंड अगेन इसको प्रूव किया है। चाइनीज जो ड्रोन्स थे मैन्युफैक्चर करके उसने पाकिस्तान को दिए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इंडिया ने उसको मार गिराया S-400 ट्रम्प के थ्रू, और एक भी ड्रोन इंडिया में एंट्री नहीं ले पाता। इंडिया ने प्रिसिजन एयर स्ट्राइक किया ऑपरेशन सिंदूर में 314 किलोमीटर दूर मुजफ्फराबाद के कैंप पे, और उसको खत्म कर दिया। सो इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इट और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। चाइनाज एयरफोर्स हैज 3733 एयरक्राफ्ट, इंडिया के पास मात्र 1716 एयरक्राफ्ट है, बट उससे भी वॉर जीता जाएगा। सो हाउ डज अ कंट्री विथ लेस देन हाफ ऑफ फ्लीट बीट द एशियन सुपर पावर नेक्स्ट डोर? सवाल ये है। तो अभी इंपॉर्टेंट ये है कि हमें सिर्फ गन से इकट्ठा नहीं करनी, गन को चलाने वाले ट्रेन्ड पर्सनल्स भी इंपॉर्टेंट है, उसकी ट्रेनिंग कैसी है। तो इंडिया फोकस्ड ऑन द राइट स्पॉट। 1962 के बाद इंडिया ने इन्वेस्ट किया अपने सोल्जर्स में, ना कि सिर्फ आर्म्स एंड एमिनिशंस में, ना कि सिर्फ टेक्नोलॉजी में। Because this isn't about size, it's about capability building, balance and battle readiness। हम कितना रेडी हैं एक बैटल को लेकर के, कितना प्रिपेयर्ड है उसको लेकर के। जिस प्रकार से एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सिर्फ किताब खरीदने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा उसको। उसी प्रकार से सिर्फ हम आर्म्स एंड एमिनिशन इकट्ठा करने से वॉर नहीं जीत सकते हैं। We need the proper training capability of the soldiers। India's silent air revolution। 2010 में इंडिया was flying MiG-21। हम MiG-21 चला रहे थे, निक नेम्ड फ्लाइंग कॉफिन्स, क्योंकि वो एयर में कुछ ग्लिच आने की वजह से बहुत पुराने हो चुके थे, रशियन सप्लाइड थे, वो बर्स्ट भी हो जाते थे, ये प्रॉब्लम थी। नाउ इंडियाज लास्ट MiG-21 स्क्वाड्रन हैज बीन रिटायर्ड एंड व्हाट रिप्लेस देम? किसने रिप्लेस किया उनको? एक बहुत बड़े स्क्वाड ने। अब उसको रिप्लेस करके इंडिया के पास क्या है? 36 रफाल जेट्स प्राण की दसॉल कंपनी के साथ हमने लिया 36 रफाल जेट्स, द मोस्ट एडवांस्ड 4.5 जनरेशन फाइटर्स इन एशिया। अब इंडिया 5th जनरेशन खुद बनाने वाला है। सुखोई 30 MKI 270 लिया इंडिया ने, इंडियाज एयर डोमिनेंस वर्क हॉर्स सुखोई। तेजस LCA, इंडियाज ओन होम ग्रोन मल्टी रोल फाइटर, आत्मनिर्भर भारत के तहत खुद HAL बना रही है इसको। नेत्रा एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम्स एंड इजराइलीज फैल्कॉन, साइडन 8 एयरक्राफ्ट जिसके थ्रू हम एक मूवमेंट के साथ हम ट्रैक कर पाते हैं रडार के थ्रू कि कहीं पे भी कोई एयर स्पेस में इंटर ना करे। सिस्टम्स फॉर रियल टाइम बैटल अवेयरनेस। तो इंडिया ने ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि हाउ मच रेडी वी आर, हाउ मच प्रिपेयर्ड वी आर। ये आपको आज दिख रहा होगा कि हमने ये एरोप्लेन्स रेडी की हैं, ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये स्ट्रैटेजिक नहीं था, ये सिंबॉलिक नहीं था, इसके पीछे पूरी हमने एनालिसिस की है कि किस तरीके से हम अपने नेबर्स को काउंटर कर सकते हैं। इसी के साथ आज हम एक और एडिशन करेंगे S-400 ट्रम्प का। इंडिया ने बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है रशिया के लिए, 300 S-400 ट्रम्प, ताकि हमारे एयर स्पेस में कोई भी एंट्री ना ले सके। चाइना, डिस्पाइट इट्स मैसिव फ्लीट, जो उनका एयरफोर्स है, हैजंट फॉट अ रियल एयर वॉर सिंस 1950s।
बस प्रैक्टिस करते हैं ये लोग वहीं पे, ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स। रियल वॉर कहां पर है? दे हैव नॉट फॉट अ सिंगल वॉर, सो आर दे एक्चुअली रेडी, battle ready? This is a question. This matters because combat experience refines not just tactics but culture. The real culture is not imbibed into their forces but in Indian Air Force. The power of balance. It's not just about air-to-air combat, it's about entire air ecosystem. इंडिया कभी किसी से वॉर नहीं चाहता, और मैं बताऊं कोई भी देश वॉर नहीं करना चाहता है, लेकिन हमें एक डेटरेंस, इसको एक साइकोलॉजिकल वेपन की तरह यूज करते हैं ताकि दूसरा देश वॉर करने के पहले 3 बार सोचे। इसलिए हमने ये कहा कि हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करेंगे कि अगर कोई अटैक करता है तो सबसे पहले हम डिफेंड करेंगे। नो फर्स्ट स्ट्राइक। इंडिया ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में भी इसको यूज किया, कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमने अर्ली वार्निंग, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाए कि कोई भी अगर मिसाइल आ रही है, फाइटर जेट आ रहा है, स्टील टेक्नोलॉजी के साथ भी अगर आता है तो हम उसे इंटरसेप्ट कर सके। एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर्स फॉर एक्सटेंडेड मिशंस, वो टैंकर्स की एरोप्लेन में तुरंत हम रीफ्यूलिंग कर सकते हैं। ड्रोन्स एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल पे ध्यान दिया गया जैसे तपस, घाटक हमने बनाया। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड सिस्टम डेवलप्ड, स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस फ्रॉम इसरो। नाउ नेवी, अब आप मिलिट्री कंपैरिजन करेंगे तो नेवी का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ज्योग्राफी देखें चाइना की तो यू विल फाइंड दैट चाइना साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के थ्रू मैक्सिमम ट्रेड करता है। और वो ट्रेड कहां से होके जाता है? ये होके जाता है मलक्का स्ट्रेट से। अगर मलक्का स्ट्रेट बंद हो जाए किसी कारण से तो चाइना का ट्रेड रुक सकता है। तो मलक्कन स्ट्रेट एक डायलेमा की तरह, एक पेन पॉइंट की तरह, एक चोक पॉइंट की तरह है चाइना के लिए। तो चाइना यहां पर कोशिश करता है कि इन आइलैंड्स पे अपनी पावर, अपनी धाक जमा सके थ्रू 9 डैश लाइन। वहां के आइलैंड्स को, वहां के साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, एक हेजेमनी बनाने की कोशिश करता है। वो कैसे कोशिश करता है? ये वहां के आइलैंड्स को जाकर के क्लेम करता है कि दिस बिलोंग्स टू चाइना, जैसे जिंगशा, नानशा, पारासेल आइलैंड। ये आइलैंड्स दूसरे देशों के हैं, तो यहां पर एक डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। वेयर एज इंडिया के पास है वास्ट इंडियन ओशन रीजन, चाहे हम गल्फ ऑफ एडन में ट्रेड करना चाहें, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रेड करना चाहें, इंडिया के पास एक कनेक्टिविटी है टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट। चाइना's navy, world's largest by numbers, but China is locked behind. First island chain, Malacca Strait choke point है उनका। Vulnerable sea lines of communication, उनकी sea lines of communication भी vulnerable है, इसलिए चाइना बहुत परेशान रहता है। इसलिए आपको पता है चाइना कोशिश भी करता है किस तरीके से ताइवान पे कब्जा कर ले। और इंडियन नेवी को आप देखेंगे डोमिनेट्स इंडियन ओशन रीजन, जो कि बहुत ह्यूज है, बहुत वास्ट है इंडियन ओशन रीजन। Can cut off China's oil supplies from Gulf and Africa anytime. Strong partnerships with United States, Japan, Australia and even with Russia. INS तमाल अभी हमने रशिया से ही लिया है, अब हम इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग उसमें भी करेंगे, INS में भी। China cannot risk a long war. क्यों नहीं रिस्क कर सकता है वॉर? क्योंकि उसको पता है कि 80% ऑफ ऑयल फ्लोज थ्रू इंडियन ओशन रूट्स। अब इंडियन ओशन से 80% ऑयल आ रहा है चाइना में। अगर इंडिया ने एयर स्ट्राइक के साथ साथ तेल की सप्लाई भी बंद कर दी तो वॉर कैसे होगा? आपके देश के सिटीजन्स को खाना कैसे मिलेगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। दैट क्रिएट्स अ रियल प्रॉब्लम फॉर चाइना। व्हाई इट मैटर्स? बिकॉज ये जो 2 देश हम बात कर रहे हैं, इंडिया एंड चाइना, ये न्यूक्लियर आर्म्ड है, न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। कंट्रोल द स्काईज, वन हु कंट्रोल्स द स्काईज विल कंट्रोल द वॉर। तो एयर डोमिनेंस बहुत मैटर करता है। 2020 में जो गालवान स्टैंड ऑफ था, द इंडियन एयरफोर्स रैपिड डिप्लॉयमेंट रफाल्स एट द अंबाला Sukhois in the Arunachal sent a clear message to the China that India can strike back. So back off the Chinese command. तो चाइना ने बैक ऑफ किया। चाइना एस्केलेट कर सकता था 1962 की तरह। उसने टेस्ट करने की कोशिश की, एक जस्ट एक फिजिकल वॉर करके देखते हैं सोल्जर्स के बीच में, क्या इसको हम एस्केलेट करेंगे? उसने देखा कि इंडिया इज रेडी फॉर द वॉर, तो चाइना बैक्ड ऑफ। देयरफॉर आप भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इंडिया इज रेडी फॉर 2 फ्रंट वॉर टू टैकल चाइना एंड पाकिस्तान साइमल्टेनियसली।
What next for India? India's next frontier lies in drone warfare, जहां पे हमारे सोल्जर्स की भी जान ना जाए। ड्रोन्स के थ्रू हम सर्विलेंस कर सकें, ड्रोन्स के थ्रू हम स्ट्राइक कर सकें। नेवी को भी इंटीग्रेट किया जाए आर्मी के साथ एंड एयरफोर्स के साथ। तो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स जो हमने बनाया अंडमान एंड निकोबार में, वैसे और भी बनाए जाएं। दैट विल चेंज द शेप ऑफ इट। एक्सपैंडिंग डोमेस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा निवेश की ज़रूरत है हमें, और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री के साथ बढ़ जाते हैं, क्राउडिंग इन इफेक्ट। तो सरकार फैसिलिटेट करे एफडीआई के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, और अपने प्राइवेट प्लेयर्स को कि ताकि वो ग्रो कर सके इनटू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स। पायलट रिटेंशन एंड ट्रेनिंग, यस, गुड पॉइंट विल बी कि अगर हम अपने पायलट्स को और अच्छी ट्रेनिंग दें, बिकॉज मशीन्स कांट रिप्लेस एक्सपीरियंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ सिमुलेटर्स पर ट्रेनिंग से नहीं होगा, उनको रियल ट्रेनिंग की जरूरत है। द वर्ल्ड इज फाइनली रियलाइजिंग व्हाट इंडियंस हैव ऑलवेज नोन। क्या? यू डोंट नीड टू बी बिगेस्ट टू बी द बेस्ट, you just need to be the bravest, and Indian soldiers are bravest. So Jai Hind, and do tell me in the comment box that India is ready for two-front war, yes or no. A good news for all the civil services aspirants for long-term foundation batch. जब आप पढ़ाई करना चाहते हो, तैयारी शुरू करते हो, तो आपको चाहिए होता है गाइडेंस। You need a good guidance to start your kick-start your preparation. और उस गाइडेंस के साथ चाहिए होता है कि हमें बुक्स के साथ साथ एक मार्गदर्शन मिले। जब पता चले कि मुझे अपनी तैयारी में ये चीज़ हटानी है, ये चीज़ रखनी है। हम सब सोचते हैं, कई बार इवैल्यूएट करते हैं मन में कि मेरी तैयारी अच्छी हो सकती है, मैं ये चेंज कर दूं, ये चेंज नहीं करूं। तो उस केस में आपको डेली बेसिस पर अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से एनसीईआरटी के लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जानी है। उसके लिए है लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच, कि आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है स्कूल्स में, ग्रेजुएशन में खुद से भी कुछ स्वाध्याय किया हुआ है, बट यू नीड अ डायरेक्शन, फोकस्ड। उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच, एंड यू कैन कॉल मी ऑल्सो, मुझे रीच आउट कर सकते हो 7303212303 पर। एनी टाइम यू कैन। आपको कोई भी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग प्रिपरेशन, जानकारी चाहिए, नॉट जस्ट टू टेक द एडमिशन, अदरवाइज ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश 3 भाषाओं में अवेलेबल है कोर्स। आपको यूज करना है कोड ART Live। स्टार्टिंग प्राइस है 12,500। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द क्लास। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।